स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजीज़ के बारे में। बीच में हमने आरडीए डिस्कस किया था, आरडीए से रिलेटेड कुछ बातें, और साथ ही एनीमिया जो है हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। एक्चुअली वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं। एक्चुअली कुछ वर्बली ही आपको बताना था कि जैसे कि डाइट है, तो डाइट में हमें प्रॉपर जो है ब्राउन कलर के जितने भी फूड है, जैसे कि गुड़ है, खजूर है, ये देने चाहिए ताकि एनीमिया जो है इजीली हटाया जा सके। क्योंकि जो भी ब्राउन कलर के फूड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है, तो इसलिए इनका सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। और बाकी चीज़ें जो आयरन को परेशान करती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में आयरन की कमी ना हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हम 100% आयरन ले रहे हैं तो उसका 30 या 40% ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो पाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही थोड़ा सा आरडीए से रिलेटेड भी हम बात करेंगे। और जिन्होंने भी आरडीए के बारे में क्लास मांगी थी उन्हें मिल गई होगी और आपने देख ली होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डाइट प्लान। डाइट प्लान किस तरह से करना चाहिए? तो डाइट प्लान होता क्या है? ऐसा भोजन जिसमें कि न्यूट्रिशन मितव्ययी कार्य एज लिंग के अनुसार हो, प्लस जलवायु के अनुसार। मतलब ये है कि ऐसे भोजन की व्यवस्था करना जिसमें कि सारे न्यूट्रिशन हो और वो मितव्ययी हो। मितव्ययी यानी हमारे बजट के अनुसार हो, कार्य के अनुसार हो, हमारे एज के अनुसार हो, लिंग के अनुसार हो, और साथ ही जलवायु यानी किस तरह का मौसम चल रहा है उसके अनुसार जो है खाना होना चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर हम खाने की व्यवस्था करते हैं तो उसे डाइट प्लान कहते हैं। डाइट प्लान में क्या क्या जरूरी बातें हैं तो ये तो हमने देख ही लिया इसमें कि ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आ सकता है ये क्वेश्चन कि मितव्ययी होना चाहिए, बजट के अनुसार होना चाहिए, आहार रुचिपूर्ण होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। जैसे कि होली में हमने सारी चीज़ें बना ली लेकिन गुंजिया ही नहीं बनाई, क्योंकि वो मेन फूड है होली का, इसी को नहीं बनाया तो एक हमारा मनोवैज्ञानिक जो है मन रह जाता है कि ये चीज़ तो बनी ही नहीं, चाहे फिर कितनी भी चीज़ें बना ली जाए। आहार नियोजन में क्या क्या चीजें? तो आहार नियोजन में जो बेस है, क्या क्या बेस है, क्या आधार है? एज का ध्यान रखना है हमें। वर्क का क्या कार्य है, किस यानी कार्य का मतलब है आपका मनोवैज्ञानिक कार्य है, मानसिक या मतलब मानसिक है या शारीरिक है। कार्य मानसिक है कि शारीरिक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही सेक्स यानी लिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो जिसका भी हम डाइट प्लान कर रहे हैं वो पुरुष है या महिला। उपचारात्मक आहार, इसमें ये कैसा होना चाहिए? तो ये रोग के अनुसार होना चाहिए, सेक्स यानी लिंग के अनुसार होना चाहिए, और आयु के अनुसार होना चाहिए। आयु के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसकी जो डाइट है अलग होगी, बड़े बच्चे की अलग होगी, उसके अलावा एडल्ट की अलग होगी, वयस्क की अलग हो। इस तरह से हमें चीज़ें ध्यान रखनी होती है। ओल्ड जो होते हैं उनकी अलग होती है, क्योंकि उनका जो सभी जो आयु वर्ग के लोग होते हैं उनका डाइजेशन अलग अलग होता है, तो उनके डाइजेशन के अनुसार जो है हम डाइट का प्लान करते हैं। नेक्स्ट हमने फूड पिरामिड जो है थोड़ा सा देखा था उस समय, लेकिन एक बार और देख। फूड पिरामिड में दालें जो हैं वो हमें कितनी, यानी प्रोटीन है तो प्रोटीन सबसे ऊपर है, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एक ग्रोथ के लिए हमारी जरूरी है। ग्रोथ हमारे सेल्स हैं, हमारा जो भी चीजें बन रही है हमारे शरीर में उनको बनाने के लिए काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। और दालें कितनी होती है? 85 ग्राम होनी चाहिए। मिल्क इसमें कितना होना चाहिए? 300 ml तक होना चाहिए। अनाज कितना होना चाहिए? 250 ग्राम होना चाहिए। और वेजी यानी विटामिन जो है 400 ग्राम होने चाहिए। तो ये है इसमें दालें, मिल्क, अनाज और वेजी, इन चीज़ों का हमें जो है अलग अलग हमने देख लिया कि दालें जो 85 ग्राम लेनी है, मिल्क हमें 300 ml लेना है प्रतिदिन, अनाज जो है 250 ग्राम लेना है, और वेजी जो है 400 ग्राम तक हमें लेनी है। लगभग आधा किलो के करीब हो गई सब्जियां जो है, इसमें 200 ग्राम ही कम है। नेक्स्ट है अब उपचारात्मक डाइट जो है उसे बनाते समय में क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो रोगी की आवश्यकता क्या है? उपचारात्मक में क्या रोगी के अनुसार, रोगी के अनुसार जो है ये डाइट बनाई जाती है।
रोगी की आवश्यकता अनुसार। यहाँ पर रोगी की आवश्यकता का मतलब ये है कि रोग में उसको क्या क्या चीजें जो है दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि रोगी को बुखार है लेकिन उसका मन कर रहा है कुछ चटपटा खा ले, मिर्ची खा ले, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये तो खाना ही है, तो हम उसको वो ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, रोगी को उसके रोग के अनुसार जो है भोजन देना है। अगर उसको बुखार है, फीवर है, आप सभी को पता है अगर व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसका जो डाइजेशन है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है उस बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। उस समय डाइजेशन, अगर हम ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं तो वो सारी जो एनर्जी है उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में ही लग जाती है। जब ये एनर्जी हमारी उन हैवी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में लग रही है, ऐसे में फिर हम रोग से फ्री नहीं हो पाते हैं। एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अब किसी को अगर दाल से एलर्जी है, मिल्क से एलर्जी है, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। सहनशीलता कुछ पदार्थों के प्रति, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो व्यक्ति नहीं खा पाता, जैसे कि मीठा ज़्यादा नहीं खा पा रहा है, ज़्यादा खट्टा नहीं खा पा रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ अगर वो नहीं खा पा रहा है तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। व्यक्ति शाकाहारी है कि मांसाहारी, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसके ऊपर अब देख लेते हैं आहार का निश्चित समय। आहार का एक निश्चित समय भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी रोगी को जो है खाना दिया जा रहा है। वैसे जो है रोगी को सॉफ्ट डाइट दी जानी चाहिए और वो भी 2-2 घंटे के अंतराल से दी जानी चाहिए। आहार का निश्चित समय हो गया। आर्थिक स्थिति, ऐसा नहीं कि हम खूब महंगी महंगी चीज़ें जो है दे रहे हैं और वो जो उसके लिए मितव्ययी ना हो, मतलब बजट के अनुसार ना हो, तो ऐसी चीज़ें भी हमें नहीं देनी है। कहने का मतलब है मौसम के अनुसार फल सब्जियां जो हैं, जो उसके लिए बेस्ट हैं, वो दी जा सकती हैं। अनाज में जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वो उसे दी जा सकती हैं। नियोजन में लचीलापन, प्लानिंग में हम लचीलापन भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जो है आज तो प्रोटीन डाइट, हमने सोचा था कि आज इसको प्रोटीन डाइट के साथ विटामिन दिए जाएंगे, तो अगर उस व्यक्ति से नहीं खाया जा रहा क्या कोई रीज़न से, तो ऐसा नहीं हम उस पर स्टिक हो गए कि नहीं हमें तो यही तुम्हें देना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ देंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, एक तो रोगी रोग के कारण वैसे ही चिड़चिड़ा होता है और फिर वो उन चीज़ों को खाएगा ही नहीं। नियोजन में लचीलापन हो गया। रंगों में विभिन्नता, आप सभी को पता है कि वैसे भी WHO जो है इन्होंने कहा है कि अलग अलग तरह के वेजीज और फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। अलग अलग 3-4 कलर के फ्रूट्स और 3-4 कलर के वेजिटेबल्स खाने चाहिए। साथ ही ये इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, देखने में आकर्षक लगते हैं, तो जो भी रोगी है उसको खाने में भी मज़ा आता है। तो ऐसी इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटल डाइट क्या होती है, तो हॉस्पिटल डाइट कैसी होती है, हेल्दी होती है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। साथ ही रोग जो व्यक्ति को हुआ है उसके अनुसार वो दिया जाता है। तो हॉस्पिटल डाइट एक तो हेल्दी होती है, एक इसमें मिर्च मसाले रहित होती है। मतलब इसमें मिर्च मसाले नहीं होते हैं, क्योंकि जब रोग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें मिर्च मसाले जो हैं अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि हमारे जो डाइजेशन है उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। रोग के अनुसार होते हैं, वो हमने देख ही लिया। हॉस्पिटल डाइट जो है इसे हम क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं, तो ये सारे टर्म हमें याद करने पड़ेंगे। तो हॉस्पिटल डाइट जो है इसे हम रेगुलर डाइट बोलते हैं, हम इसे नॉर्मल डाइट बोलते हैं, हाउस डाइट बोलते हैं, फुल डाइट बोलते हैं, हॉस्पिटल बेसिक तो बोलते हैं। तो ये तो आपको हॉस्पिटल से याद ही हो जाएगा, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। रेगुलर, नॉर्मल, हाउसफुल, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हॉस्पिटल डाइट के एडवांटेज क्या है। तो ये जो हॉस्पिटल डाइट होती है ये कम खर्चीली होती है, ये पौष्टिक होती है, हैवी नहीं होती है। मतलब जो हॉस्पिटल डाइट है वो भारी नहीं होती है, डाइजेशन में अच्छी रहती है। इसमें जो है 2000 से लेके 2500 कैलोरी तक जो कैलोरी जो है होती है, 2000 से 2500 कैलोरी इसमें होती है। अब ये देखिए भोजन जो है किस तरीके से दिया जाता है, फीडिंग किस तरह से, 2 तरीके से जो है हम खाना रोग की स्थिति में देते हैं। तो पहला तो है सामान्य रूप से, सामान्य यानी मुख से दिया जाता है। सामान्य यानी मुख से, रोगी अगर मुंह से खाना खा पा रहा है। और दूसरा है सलाइन के द्वारा, कृत्रिम रूप से।
कृत्रिम रूप से, सामान्य रूप से नॉर्मल जो हो गया वो, और कृत्रिम रूप में क्या क्या आएगा? तो कृत्रिम रूप में एक तो आपका आ जाएगा अमाशय, यानी सीधा ही पेट के अंदर। दूसरा आपका आ जाएगा आंतों में दिया जाता है, ये आंतर्य, इसको यहाँ पे लिख रही हूं मैं। और इसके बाद में आपका है छोटी आंत, छोटी आंत में पाइप लगा दिया जाता है। तो ये इस तरह से दिया जाता है। और एक आपका है नासिका, तीन चार तरह की चीजें हो गई। तो इसमें फीडिंग जो है दो तरह से, सामान्य यानी मुंह से दी जाता है, दूसरा कृत्रिम रूप से। कृत्रिम रूप में एक तो अमाशय में सीधा पेट में जो है नली डाल दी जाती है, एक छोटा सा ऑपरेशन करके पेट के अंदर नली जो है भोजन की लगा दी जाती है, तो सीधा जो भोजन है वो अमाशय में चला जाता है। आंतों में आंत के अंदर लगा दिया जाता है। नासिका में, नासिका यानी नासिका में नैसोगैस्ट्रिक फूड जो है, एक नली होती है ये, इसको जो है नाक के अंदर लगा दिया जाता है, जिससे कि खाना जो है नाक के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। तो ये है, और ये नॉर्मल तरीका ये होता है जो मुंह से दिया जाता है। एक आपका आएगा, एक यहाँ पे और बता देते हो थोड़ा सा, अंतःशिरा, अंतःशिरा यानी सलाइन द्वारा। अंतःशिरा ऊपरी शिरा द्वारा त्वचा में देखिए दो तरह से दिया जाता है, एक तो ऊपर ऊपरी त्वचा के अंदर, और एक जो है अंदरूनी त्वचा में। तो दो तरीके से जो है भोजन दिया जाता है। तो अंतःशिरा सलाइन के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो हमारी वेन्स होती हैं उनमें ऊपर की तरफ जो है सलाइन ड्रिप चढ़ा दी जाती है, और उससे जो है भोजन जाता रहता है। और ये अंदरूनी वाला जो है, इसमें काफ़ी समय तक, जैसे कई महीनों तक जब भोजन दिया जाना होता है, तो ऐसे में अंदरूनी जो शिरा होती है, अंदरूनी जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर जो है ये ड्रिप जो है लगा दी जाती है, और फिर भोजन दिया जाता है। तो इस तरह से जो है हमारे रोग के अनुसार जो है खाना रहता है। अब कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ डाइट, किस किस तरह की डाइट होती है, कैसे दी जाती है, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसमें, और साथ ही चिकित्सा, और इनका जो है डिटेल में जानेंगे। प्रतिबंधित आहार क्या होता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। और अगर आप अभी भी क्लासों से जुड़े हुए हैं, चैनल देख रहे हैं, आपके चैनल होम साइंस विद पूजा को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जितने भी क्लासें हैं आपको मिल जाए। इंपॉर्टेंट क्लासें होती हैं हमारे होम साइंस से रिलेटेड है, साथ ही डेली लाइफ के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। और इसे शेयर भी कीजिए, और साथ ही जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही हम अपनी तरफ से भी और कोशिश करते रहेंगे, ताकि आपका जो तैयारी है वो अच्छी से अच्छी बनी रहे। ओके, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।